ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में विवाह रेखा का जो आकलन करते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि विवाह रेखा कैसी है, कैसा जीवन होगा, क्योंकि विवाह के बाद में ही व्यक्ति के जीवन की शुरुआत होती है, एक महत्वपूर्ण जीवन की शुरुआत, जिसमें उसकी पूर्णता सिद्ध होती है। क्योंकि उसके जीवन में नए आयाम आते हैं, नई परिस्थितियाँ आती हैं और जीवन को फिर वो युवा अवस्था से एक पुरुष की अवस्था मैच्योरिटी में आ जाता है। वहाँ पर उसकी सक्सेस के साथ में एक और भी बिंदु महत्वपूर्ण आता है, वो होता है उसकी संतान। अर्थात संतान कैसी होगी, कैसा उसका व्यक्तित्व होगा, कैसे उसके जीवन में सहायक होगी और कैसे उसके जीवन के योग बनेंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो अपने जीवन में जो भी उसने अपने जीवन में सपने देखे हैं उनको पूरा करे, और वो सपने अगर पूरे नहीं कर पाता है तो उन सपनों को अपने संतान के अंदर देखता है कि हमारी संतान हमारे उन सपनों को पूरा करेगी जो हमसे नहीं पूरे हो सके या अधूरे रह गए। तो ये एक विचारधारा होती है और ये एक तरीके से वंश वृद्धि जो होती है जीवन में आगे बढ़ने का क्रम, ये हजारों करोड़ों वर्ष से चला आ रहा है कि हर एक पूर्वज अपने संतति को कुछ न कुछ दे के जाता है और वो उसको आगे बढ़ाए या घटाए, ये उसके भाग्य पर निर्धारित करता है। अर्थात संतान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी करने के लिए इनकी गणना की जाती है, जो कि मुख्य रूप से कई ग्रहों पर मिलकर ग्रह की संतान का योग माना जाता है। इसमें से कुछ ग्रह मुख्य हैं। एक तो शुक्र ग्रह, इससे भी संतान की गणना की जा सकती है। मणिबंध रेखाएं जो कि नीचे की ओर बनी होती हैं, ये मणिबंध रेखाएं होती हैं। ये मणिबंध रेखाएं जो होती हैं ये भी संतान की गणना में काफ़ी सहायक सिद्ध होती हैं। और इसके अतिरिक्त चंद्र क्षेत्र और बुध क्षेत्र, तीन क्षेत्रों से संतान की गणना की जाती है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण गणना है, सबसे जो उचित गणना का कैलकुलेशन होता है, वो आपका बुध पर्वत से बनी हुई विवाह रेखा पर ही माना जाता है मुख्य रूप से। वैसे अन्य भी रेखाएं, अन्य भी पर्वत है बता चुके हैं। तो खास तौर से जो शुक्र पर्वत है, जो अंगूठे के नीचे का क्षेत्र माना जाता है, इस पर्वत पर जो भी रेखाएं खड़ी और ऊपर उठती हुई रेखाएं दिखाई पड़े वो भी संतान रेखा के अंतर्गत आती हैं। ऐसी कोई रेखाएं दिखाई पड़ती हैं तो ये जो लंबी रेखाएं हैं ये पुत्र योग के लिए और छोटी रेखाएं पुत्र योग के लिए भी मानी जाती हैं। इन रेखाओं का स्पष्ट गहरा होना और साथ ही साथ शुक्र पर्वत का भी उच्च होना अत्यंत आवश्यक है। शुक्र की उच्चता इस बात का प्रमाण होता है कि संतान, यदि शुक्र उच्च का है तो संतान स्वस्थ और निरोगी होगी और उनके अंदर बेहतर गुण उत्पन्न होंगे, ऐसा योग भी माना जाता है। इसलिए शुक्र की गणना के साथ में शुक्र पर उत्पन्न होने वाली रेखाएं भी संतान रेखाओं के बारे में गणना कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त चंद्र पर्वत पर यदि बाहर से आती हुई कोई रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, अंदर से बाहर से अंदर की ओर इस तरीके से, तो ये भी संतान रेखाओं की गणना का एक माध्यम माना जाता है। अर्थात चंद्र पर्वत पर भी रेखाएं संतान के लिए, संतान के होने की पुष्टि करती हैं और उनकी गणना का अनुमान बताती हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है वो होता है बुध पर्वत। बुध पर्वत कनिष्ठिका उंगली के नीचे का जो हिस्सा होता है वो बुध पर्वत कहलाता है और बुध पर्वत पर जो रेखा एक निकलती है उसको विवाह रेखा कहते हैं। ये विवाह रेखा सीधी आगे को बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है और ये सूर्य पर्वत की ओर जाती दिखाई पड़ती है। कभी कभी ये हल्की सी नीचे मुड़ भी जाती है, कभी हल्का सा झुकाव ले लेती है, कभी कभी इनकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। तो इसके बारे में तो बता चुके हैं कि इसको गणना करने के लिए पूरे इस दूरी को 50 का आकलन करने के बाद में उसको 2 भागों में बांट लेते हैं और उसके बाद में उसकी अवस्था का, विवाह की अवस्था का अनुमान लगा देते हैं। वैसे ही संतान की किस अवस्था पर संतान होगी, कैसी होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी, इसका अनुमान लगाने के लिए भी ये जो विवाह रेखा है इसकी लंबाई का अनुमान लगा लेते हैं और इस दूरी को हम लोग 35 वर्ष की अवस्था के बाद मान लेते हैं। ये 35 इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं और इसके अनुरूप इसमें जो है जो आकलन किया जाता है वो
जो रेखाएं इस पर दिखाई पड़ती हैं वो इस प्रकार की प्लस बनाती हुई रेखाएं जो आती हैं वो संतान रेखाएं कहलाती हैं। अब संतान रेखाओं में भी कई प्रकार का लक्षण होता है। यदि संतान रेखा पूरी लंबाई लिए हुई है, स्पष्ट और गहरी, थोड़ा सा मोटापन लिए हुई है, तो ये संतान रेखा जो है वो पुत्र के योग का लक्षण बताती है। और गणना के आधार पर ये इधर हम देखें तो इस तरीके से 32, यहाँ पर ये 30, इस तरीके से गणनाओं की जो घटना होती है इस तरीके से उसको आकलन करते जाते हैं। और ये आकलन जो है इसका इधर की तरफ को हम इसको चेक करते जाते हैं, पीछे की तरफ को। तो अनुमान के आधार पर ये जो गणना है वो 30 वर्ष में बांटने के बाद में उसका सही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद में जो विवाह रेखाएं के ऊपर जो रेखाएं बनी है वो स्पष्ट होनी चाहिए। यदि वो कटी हैं, अस्पष्ट हैं, धुंधली हैं या उनमें बहुत ही कमज़ोर बारीक लाइंस बनी हैं तो ये संतान की पूर्णता को सिद्ध नहीं करती हैं। ये भी होता है कि ऐसे संतान अस्वस्थ होने की संभावना भी बनती है। कभी कभी ये जो संतान रेखाएं होती हैं जो नीचे जाकर द्विभाजित हो जाती हैं तो इनका भी योग माना जाता है कि ये योग भी कभी कभी ऐसा होता है कि ये जुड़वा संतान का लक्षण भी बताता है। अर्थात संतान रेखा का द्विभाजित होना और स्पष्ट होना इस बात का संकेत होता है कि संतान होगी, लेकिन वो एक से अधिक की संभावनाओं को व्यक्त करता है। यदि यही संतान रेखाओं के बीच में कहीं पर द्वीप का चिन्ह हो, यानी कोई छोटा सा एक द्वीप जैसा बना हो फिर लाइन स्टार्ट हो, तो ये बच्चे की अस्वस्थता यानी जो उसके गर्भ में ही उसके कोई ऐसा विकार हो सकता है जिससे उसके जीवन में वो समस्या जीवन भर बनी रहने की संभावना बनती है। तो ये भी लक्षण शुभ नहीं माना जाता। और इसके अतिरिक्त यदि कहीं पर क्रॉस बना हुआ है इस तरीके से संतान रेखा के अंत में, तो ये, और रेखा कई जगह से ब्रेक है, टूटी सी हल्की सी है, तो ये एक तरीके से अपूर्ण संतान को यानी मिसकैरेज होने की संभावनाएं भी बताती है बच्चे के लिए। अर्थात जो पूर्ण रेखाएं होती हैं जो स्पष्ट हों, पूर्ण हों और लंबाई लिए हुए हों, तो उसमें जो लंबी रेखाएं होती हैं वो पुत्र के लिए और जो छोटी रेखाएं होती हैं वो पुत्री के होने का संकेत व्यक्त करती हैं, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा जो रेखाएं पतली होती हैं, बिल्कुल बहुत महीन बहुत बारीक रेखाएं हों, तो उनका गणना नहीं की जाती है। जो गणना स्पष्ट और पूर्णता लिए हुए हों उन्हीं रेखाओं की गणना की जाती है। ये संतान के विशेष तौर से मानी जाती हैं। और इसके अतिरिक्त जो बताया था, मंगल के क्षेत्र को भी देखा जाता है, शुक्र के क्षेत्र को भी देखा जाता है। कभी कभी एक और भी स्थिति देखते हैं कि बृहस्पति से जाती हुई ऊपर की ओर रेखा कोई हो अगर, और ये भी संतान के लिए विशेष तौर से मानी जाती है और संतान के सुख को पूर्णता के रूप में माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख मिलेगा और संतान उनके जीवन के लिए, भविष्य के लिए एक सहायक और अच्छे गुणों वाली होगी, ये भी अनुमान लगाया जाता है। तो स्पष्ट रूप से जो शुक्र रेखाएं हैं इनसे संतान के स्वस्थ होने का लक्षण देखा जाता है। और उसके अलावा जो होता है कि जो चंद्र रेखा है इनसे भी संतान की गणना की जा सकती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हमें संतान की गणना करनी है तो आपको खास तौर से ये जो विवाह रेखा है इसका आकलन करना पड़ेगा। इस पर उपस्थित होने वाली सभी रेखाएं संतान रेखाएं होती हैं और इनका स्पष्ट पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। पूर्ण और स्पष्ट रेखाएं स्वस्थ संतान का लक्षण बताती हैं और अपूर्ण और टूटी फूटी रेखाएं अस्वस्थ बच्चों का लक्षण बताती हैं। इस प्रकार ये लक्षण इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। लेकिन एक से अधिक, कभी कभी बहुत सी रेखाएं होती हैं। लेकिन आज का जो प्रारंभिक जीवन का जो चलन चल रहा है वर्तमान में, इसमें अधिकांशतः संतान 1 या 2 होती है। इसलिए अनुमान जो होता है, क्योंकि उनके अलावा जो संतान रेखाएं और बनती हैं, तो इसका मतलब ये भी होता है कि योग तो और थे, लेकिन इसमें जो कपल होता है वो अपने निर्णय द्वारा 1 या 2 संतान का ही प्राप्त करता है। ये भी एक लक्षण माना जाता है। लेकिन जो मुख्य रेखाएं होती हैं वो पूर्ण होनी चाहिए, ये संतान रेखाओं की पुष्टि करती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई विशेष संपर्क करना हो, जानकारी करनी हो, तो नीचे दिए हुए हमारे
वीडियो नीचे दिए हुए हमारे फ़ोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर करिए। थैंक्स।